हेलो एमपी बोर्ड के बच्चों, कैसे हो यार तुम लोग। आज इस बहुत अच्छे मौसम में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सैंपल पेपर, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप डिस्कस करेंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं तो यार उन्हें शॉर्ट में डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, आप वीडियो को प्रॉपर देखो, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये 3 सैंपल पेपर्स जिसने कर लिए, अगर उसने साल भर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है प्रॉपर तो भी उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जिन लोगों ने केमिस्ट्री साल भर प्रॉपर पढ़ी है, मेहनत करी है, आप लोगों का स्कोर बहुत ऊपर जाने वाला है। तो हमारा टारगेट है कि हमारे स्कोर को हम बहुत हाई ले जाएं, इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप हो सकता है आपके एक बार वीडियो शेयर करने से किसी को बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए, और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका बेनिफिट हम तक मिलता है। अब यहां पर एक बात और है, एग्जाम पास है, डर तो लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा गैप हो गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने अपने डर को उसी दिन भगा दिया था जिस दिन तुमने क्लास 10th के बाद 11th में आकर मैथ साइंस या बायो साइंस जैसा सब्जेक्ट चूज करा था। यार बहुत डेयरिंग हो तुम लोग, इतने डेयरिंग, इतने स्ट्रांग होने के बाद डरोगे तो कैसे काम बनेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको सैंपल पेपर मिलेगा कैसे, तो सैंपल पेपर ऐसे मिलेगा कि आप देख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिखा? क्या बात कर रहे हो यार, ये लिखा हुआ दिख रहा है 12th एमपी बोर्ड सैंपल पेपर, क्लिक करो, खुल गया कुछ, उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड दी सैंपल पेपर, उस लिंक पे क्लिक करो, सैंपल पेपर हो गया डाउनलोड, सिंपल है। उसके आसपास एक और लिंक दिया हुआ है ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो भैया मेरा सजेशन ये है आपसे कि आप लोगों के अभी के लिए इवन एग्जाम तक और इवन एग्जाम के आगे भी आईआईटी नीट भी है ना, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी क्लियर होते जाएंगे, और एग्जाम के बाद भी आपको, 12th के बाद भी आपको हेल्प मिलती जाएगी। तो आप एक काम करो, टेलीग्राम अगर ऐप आप यूज नहीं करते हो तो उसको पहले तो आप डाउनलोड करो, उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो काफी स्लो प्रोसेस है, लेकिन आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली हम लोग अपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज पे, जहां हम अपने आप को करने वाले हैं पॉलिश। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो बच्चों तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चाहे वो और वाले क्यों ना हो। तो यार वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन सब्र करना, वीडियो पूरा देखना, बेवकूफी मत करना स्किप करके, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हैं वो इस वक्त तुम्हारे पास आने वाले हैं। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3, और बीच बीच में मैं थोड़ा सा कोई डिस्कशन भी करूंगा यार, तुम लोगों को रिफ्रेश करता रहूंगा मैं, वरना तुम तो बोर हो जाओगे। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हमें पता है कि सारे के सारे कंपलसरी हैं, हम बहुत बड़े ब्लंडर करेंगे अगर कोई क्वेश्चन छोड़कर आते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कैरी, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। 1 से लेके 4 तक हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक एक्सरसाइज है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स। फिल अप, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, फिर 8 to 10 ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 11 to 15 4 मार्क्स, 16 to 18 5 मार्क्स। मतलब लास्ट के 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक डाउट ये आता है कि सर मैं तो बिल्कुल सीक्वेंस से करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे जो सीक्वेंस दिया मैं वही सीक्वेंस लेकर चलूंगा। तो ये ब्लंडर अपनी लाइफ से निकाल दो, ये थॉट अपनी लाइफ से निकाल दो। कहीं नहीं लिखा होता कि इसी सीक्वेंस में सॉल्व करो। कोशिश करो कि तुम ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस को पहले करो, वरना मैं बताऊं क्या होता है, तुम्हें पूरा पेपर आ रहा होगा ना, तब भी तुम एक मिस्टेक करोगे। कम नंबर के क्वेश्चंस को तुम इतना अच्छा लिखने की कोशिश करोगे, इतना सजाकर लिखोगे कि ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। चेक कर लो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो और एमसीक्यूज, यार एमसीक्यूज तो जनरली मेरा सजेशन ये रहता है कि मैं जनरली अपने स्टूडेंट से बोलता हूं कि यार एमसीक्यूज जो होता है ना, ये 1 to 4 वाला पोर्शन, इसको अगर थोड़ा सा पेपर के बाद करें तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, वरना इस एक एक नंबर के क्वेश्चन में ना कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है।
बट स्टिल अगर बहुत ईजी है, सारे के सारे आ रहे हैं, तो उठा के यहीं से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर इंसान की, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो जो स्ट्रेटेजी आपकी बनी हुई है वो करो, लेकिन करो यार, जरूर करो, छोड़कर मत आओ कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से, एमसीक्यू से। देखो भैया मेरे मोबाइल को मत देखना यार, अपने मोबाइल को देखो। अपने मोबाइल के अंदर जो स्क्रीनशॉट लिया, मैंने भी आपकी तरह स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सेव करी हुई फाइल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूज दी करेक्ट। यहां पर मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन यार, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी स्पेशल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, दी 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर फाउंड इन विच कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है जिसमें 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉपी साथ में रखना और नोट करते जाना। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर सीजियम के साथ 8 क्लोरीन उसको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, और हर क्लोरीन को चारों तरफ से कवर करते हैं 8 सीजियम। सीजियम क्लोराइड पे एक और क्वेश्चन आता है जो मिल जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हें, कि सीजियम क्लोराइड एग्जैक्टली कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। तो सीजियम क्लोराइड कौन से क्यूबिक यूनिट सेल से बनता है? तो ये बनता है BCC से, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कोई समझदार इंसान इसे क्रिस्टल मत मानना, ये यूनिट सेल है जो बाद में भैया जाके क्रिस्टल बनता है, पहले ही क्रिस्टल नहीं बन जाएगा। तुमने बचपन से पढ़ाई स्टार्ट करी है, नर्सरी पहले पढ़ी है या 12th नर्सरी पढ़ी है ना, बिल्कुल वही कंडीशन यहां पे है कि पहले पार्टिकल से यूनिट सेल, छोटे छोटे 3D क्यूबिक, और उस यूनिट सेल को बहुत सारों को मिला देंगे, तब जाके बनेगा क्रिस्टल। तो सीजियम क्लोराइड होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी नोट कर लेना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक ना एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो एक बात और बता दूं, NaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर को भी लिख लो, कहीं 6:6 होता है। ZnS का भी लिख लो, 4:4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करा, लेकिन साथ में कुछ और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लिख लिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर चलना, क्योंकि पेपर फुल लेंथ पेपर है 70 मार्क्स का, और साथ में और वाले क्वेश्चंस भी करना है, तो यार टाइम थोड़ा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉग होता क्या है? कोहरा, फॉग, जितना भी आजकल मॉइस्चर है, फॉग है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, और ये है लिक्विड इन गैस। ये सब है भैया लिक्विड इन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इसमें? लिक्विड इन गैस। तो करेक्ट आंसर इज ए, सेकंड का ए है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अरे भैया बहुत बहुत काम आने वाला है, चलो पहले ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, इसे रब कर रहा हूं मैं, बिल्कुल स्पीड में रब करता जाऊंगा। आपका अगर कुछ मिस हो जाए तो यार वीडियो है, डोंट वरी, आप पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा पॉज करो, नोट कर लो। बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा है तुम लोगों को। चलिए ये भी हटा रहा हूं, लिक्विड इन गैस, सेकंड का ए। थर्ड वाले का बोला है कि यार Ki अगर CuSO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। ये चीज आपने मेटलर्जी नाम के चैप्टर में पढ़ी है। अब कहोगे सर इस नाम से तो कोई चैप्टर ही नहीं था। यार एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ही मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स में आपने पढ़ा है, जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो 4Ki + 2CuSO4, तो आप देखोगे वी हैव 4 पोटेशियम एंड SO4 जो है वो 2 है, तो ये बना देगा 2 यूनिट्स ऑफ K2SO4, और उसके बाद वी हैव 4 आयोडीन एंड 2 कॉपर, तो ये बना देगा 2CuI2। लेकिन ये CuI2 इतना स्टेबल नहीं होता, तो ये फर्दर डिसोसिएट होता है और ये देता है Cu2I2 + I2। चेक कर लो, बराबर है। और इस फ्री आयोडीन के निकलने की वजह से जो मिक्सचर का कलर है वो वॉयलेट हो जाता है या थोड़ा सा पर्पल हो जाता है। तो फाइनली हमें इन दी एंड क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आप देख सकते हो, Cu2I2, ओके, Cu2I2 + I2, मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, गैस मिक्स्ड इन ऑक्सीजन विच इज यूज इन रेस्पिरेशन फॉर एस्थमा। एस्थमा के पेशेंट के लिए, या समुद्र में जाने वाले जो गोताखोर होते हैं जिन्हें सी डाइवर्स कहते हैं। यार हिंदी मीडियम वालों, आप लोग भी बैठे हो, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है ये सब। आप क्वेश्चन समझ लो,
तो जो लोग पानी के अंदर जाते हैं ना, सी डाइवर जो होते हैं, समुद्री गोताखोर, वो एग्जैक्टली अपने ऑक्सीजन के बैग के अंदर एयर के साथ हीलियम गैस लेते हैं। तो फोर्थ का आंसर है सी, फोर्थ का सी है हीलियम गैस। फिफ्थ क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज एज नॉन स्टिक, बर्तनों को नॉन स्टिकी बनाता है ताकि सामान जो है, जो भी आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हो वो उससे चिपके ना। नॉन स्टिकी बनाने के लिए क्या चीज है? तो नॉन स्टिकी बनाने के लिए है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। क्या है नॉन स्टिकी बनाने के लिए? पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। और यही पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है भैया, ये टेफ्लॉन वही चीज है जो नई नई गाड़ियों पे भी होती है कोटिंग इसकी, टेफ्लॉन की, है ना। तो फिफ्थ का आंसर है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन, दैट इज सी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं विद इन 5 मिनट। देखो ना कितने अच्छे से कर लिया हमने। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिलहाल इसे रब कर रहा हूं मैं, आप देख लो। ओके कंप्लीट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है फॉर यूनिट सेल R इज इक्वल्स टू A बाय √8। क्या लिख रहा हूं मैं? √8। R इज इक्वल्स टू A बाय √8, देन इट विल बी डैश टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो भैया, ये R इज इक्वल्स टू A बाय √8। √8 को क्या मैं लिख सकता हूं? A बाय √4 इंटू 2। 4 को बाहर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? तो यह आ जाएगा 2। तो A बाय 2, 4 तो बाहर निकल के 2 बच गया, अंदर बचा √2। तो R इज इक्वल्स टू A बाय √8 दे दें या R इज इक्वल्स टू A बाय 2√2 दे दें, तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC, फलक केंद्रीय इकाई कोश, FCC। ये होता है FCC। तो याद रखना इसका आंसर है FCC। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फलक केंद्रीय इकाई सेल है। तो यहां पर आपका फर्स्ट का आंसर होता है FCC। सेकंड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। ये बहुत तेजी से लाइट आई और इस पार्टिकल से टकरा कर निकल गई। ये पार्टिकल चमचमाने लगा, चमकने लगा, स्कैटरिंग, इल्यूमिनेशन होने लगा। तो जब लाइट पार्टिकल से टकराती है और बाहर चली जाती है और उसके बाद पार्टिकल हमें दिखने लगता है, वही नहीं, एक बंद कमरे में बहुत सारे पार्टिकल हमें दिख रहे हैं, सूरज की रोशनी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल घूमते हुए दिख रहे हैं। वो पार्टिकल अभी भी है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब पार्टिकल से लाइट टकरा के निकलती है तो इसे स्कैटरिंग कहते हैं और स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल दिखता है। ये प्रोसेस हमें बताया था टिंडल ने, तो इसका नाम है सेकंड का टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल बड़ा अच्छा नाम है और ये नाम एक साइंटिस्ट का है, टिंडल इफेक्ट। दूसरा, तो ये फिलअप में आएगा टिंडल इफेक्ट, तो लिखा हुआ आगे। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल या एटम या आयन पार्टिसिपेट करेंगे उसे बोलेंगे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। तो भैया तीसरे फिलअप का आंसर है मॉलिक्यूलैरिटी, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल, एटम, आयन पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। डैश इज अ रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस। कौन सी इनर्ट गैस? सॉरी, फोर्थ भूल गया था मैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेट। तो कोरोसिव सब्लिमेट का केमिकल फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट का आंसर था। कोरोसिव सब्लिमेट का केमिकल फॉर्मूला होता है HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और फिफ्थ है
कौन सी नोबल गैस रेडियो एक्टिव है? तो कौन सी नोबल गैस रेडियो एक्टिव है? तो इसका आंसर है रेडॉन। तो भैया रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर नोट कर सकते हो। फर्स्ट का आंसर एफसीसी। कभी भी रेडियस और ए में रिलेशन दें, r इज इक्वल्स टू ए बाय रूट 8 दे दें या r इज इक्वल्स टू ए बाय 2 रूट 2 दे दें, तो वो एग्जैक्टली एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। टिंडल इफेक्ट सेकंड का आंसर। थर्ड है मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता। फोर्थ कोरोसिव सब्लीमेंट, बहुत स्पेशल है, टिक कर लेना। रेडियो एक्टिव नोबल गैस रेडॉन, आप लोग इसे नोट कर लो। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, डन, ऑल सेट। देखो भाई, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ना हमें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है, जो कर सकता हूं मैं यहां दूर रहकर आपसे, अगर इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो लिटरली मैं आप सबको परमिशन देता, आप लोग आओ, चाहे आप मेरे स्टूडेंट्स रहे हो या नहीं भी रहे हो। लेकिन मजबूरी अभी ऐसी है कि परमिशन नहीं है, तो फिलहाल ऑनलाइन आप अभी हम लोग ये पेपर डिस्कस कर लें, उसके बाद अगर लाइव सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं आपके लिए 24 आवर्स रेडी हूँ, क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है और मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। ध्यान रखना, पहला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो मेरे भाई, सब लोग समझ लो, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। एक चीज और लिख लो, जो क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं पूछी है, तो ये स्टार लगा के लिख रहा हूं। इसके अलावा, अरे निकल जा भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हिंदी वालों षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। घनीय निविड़ संकुलन ये कहलाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। पूछा ये था, लेकिन ये भी लिख लो यार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। तो फर्स्ट का आंसर है 12। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल। प्रेसिपिटेट होता है ना, वो जमा रहता है, इकट्ठा रहते हैं पार्टिकल, बहुत सारे चिपके रहते हैं, अटैच रहते हैं, फिर उन पार्टिकल को बिखरा देना, अलग अलग कर देना, तो ये प्रोसेस कहलाता है, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना कहलाता है पेप्टाइजेशन। क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। फिर इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड पढ़ना है हम लोग। गिव द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव हैलोजन। तो भैया रेडियो एक्टिव हैलोजन है एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, जिसे आप लोग जनरली एस्टेटीन बोलते हो, एग्जैक्टली एस्टेटाइन है। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन NiCO होल 4 टू द पावर +2। एग्जैक्टली कुछ नहीं है, NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो यार टेट्रा कार्बोनाइल निकल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि निकल के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जुड़ा हुआ है कार्बोनाइल। परेशान मत होना, आगे मैं क्लियर कर दूंगा एग्जैक्टली। अभी तो हम MCQ कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन आएगा ना तो क्लियर करेंगे, डोंट वरी, मत घबराओ भी, sp3 लिख लो। सेकेंडरी एमाइंस कैन बी आइडेंटिफाई। देखो यार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हम लोग जो मेथड लेते हैं वो लेते हैं हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट। क्या लेते हैं हम लोग? वैसे हमारे पास और भी मेथड हैं, जैसे अगर मैं मान लो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन करता हूं, प्राइमरी कर जाएगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो पहचान लेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन प्राइमरी करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा, तो या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तो पॉइंट्स तो और भी बन सकते हैं, लेकिन इनमें से जो बेस्ट
सुइटेबल पॉइंट है ना वो ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के वन वर्ड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लो। इस तरह हमारे पहले सैंपल पेपर का सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हमारा आता है सेकेंडरी एमाइंस कैन बी आइडेंटिफाई। तो आखिर सेकेंडरी एमाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो यार वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहां पर एक मेथड और है, लिबरमैन टेस्ट। एक और होता है वो हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 4 में, जो है एग्जैक्टली मैच द कॉलम। तो मैं यहां करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए का। चलिए सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच द कॉलम दिए गए। मैच द कॉलम कैसे करते हैं वो तो हमें पता है, वैसा नहीं करेंगे बच्चों की तरह कि वो पूरे दोनों कॉलम लिख लिए फिर वो ऐसे एरो बना रहा है, ये मत करना। करना ऐसे है कि जैसे आपको पहले नंबर पे दिया है नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 एग्जैक्टली आगे वाले कॉलम बी में कहां मैच कर रहा है? तो नायलॉन 6 बनता है कैप्रोलेक्टम से, और कैप्रोलेक्टम ई में है, तो फर्स्ट का आंसर ई हो गया। हो गया आंसर कंप्लीट, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करके ऐसे लिख देंगे हम। फिर इसके बाद सेकंड दिया है टेरिलीन। देखो यार टेरिलीन जो होता है ना, टेरिलीन डेक्रॉन को भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 इन दी फॉर्म ऑफ एंटी क्लोर। एंटी कलर नहीं है, एंटी क्लोर है। एंटी क्लोर क्या होता है पता है? जनरली क्या होता है, कॉटन या वूलन जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, इनको डीकलराइज अगर इनका करना है, कॉटन या वूलन का, तो क्लोरीन लेते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब क्लोरीन क्या होता है, कॉटन में फाइबर्स में घुस जाता है जाकर, तो फिर इस कॉटन को या वूलन को ऐसे सॉल्यूशन में डुबाते हैं जो क्लोरीन को बाहर फेंक दे, बाहर निकाल दे। और ऐसा सॉल्यूशन जो क्लोरीन को बाहर निकाल दे उसे एंटी क्लोर कहते हैं। और एंटी क्लोर में बेस्ट है SO2। तो SO2 कहां दिख रहा है आपको? थर्ड का आंसर बी है। बिल्कुल साफ लिखना एग्जाम में, क्योंकि तुम लोग इस बात का ध्यान रखना, राइटिंग बहुत मैटर करेगी, बहुत मैटर करेगी। थर्ड का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्रायोलाइट। हम लोगों को पता है क्रायोलाइट होता है, 4 यहां पे लिख रहा हूं, क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। तो ये है हमारे ऑप्शन ए में। फिर इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। याद है वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट कराया था, सीजियम क्लोराइड, वहीं लिख दिया था कि बॉडी सेंटर्ड में आता है। तो फिफ्थ का आंसर है डी। और इस तरह हमारे 20 नंबर की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूं ये 3 सैंपल पेपर में जो 20-20 नंबर की एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो यार अगर एक्सरसाइज समझ में आ गई तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो और इसे आप लोग नोट कर लो। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। ओके तो चलिए आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। सेक्शन 1 जितना अच्छा और हमारे लिए सिंपल रहा उतना ही सिंपल सेक्शन 2 रहेगा, बस थोड़ा फोकस ज्यादा कर लेना। अब सेक्शन 2 में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2013 और 2016 में आया। प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना। पहली बात, न्यूमेरिकल छोड़ने की बेवकूफी मत करना। इजी न्यूमेरिकल आएगा, बहुत अच्छे नंबर देकर जाएगा, आसानी से नंबर मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल पे कमांड जो है वो थोड़ी अच्छी रखना। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का जो दिया है वो 180 दिया है। आर की वैल्यू दी है 0.821, गलत दी है, उसको करेक्ट करो। इस क्वेश्चन में आर जो है वो 0.0821 है। आर होता है गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, यूनिट है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। चलो आर हो गया। 5% सोल्यूशन मींस, इसका मतलब यह है 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml। अब तुम लोगों सर हमने तो पढ़ा था 5% मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन।
भैया पढ़ा था वो मास परसेंटेज था, ये मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज है, डायरेक्ट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज है, ऐसे ही करा जाता है, डोंट वरी। 3 परसेंटेज होते हैं देखो, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा आता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें एक सब्सटेंस को सल्यूट को ग्राम में लेते हैं और सॉल्यूशन को लेते हैं ml में। चलिए ये हो गया हमारे पास। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री, क्या यही टेम्परेचर रखेंगे? नहीं रखेंगे। डिग्री को हर बार केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और फिर रखते हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को प्लस करा तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। डिग्री को पहले केल्विन में बदल देना। अब फाइनली हमें निकालना है यहां पर, क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाए, मिलीलीटर में, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो ऊपर भेज देना 1000 को। मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर वॉल्यूम हो तो ऊपर 1000 को भेज देना। WB का मतलब मास ऑफ ग्लूकोज, तो भैया ग्लूकोज का मास कितना है? 5 ग्राम, तो ये आ जाएगा 5 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है? 0.082। हम लिखेंगे जरूर 0.082 या पूरी वैल्यू, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको सिर्फ इतना लेंगे हम 0.08, ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो। इनटू टेम्परेचर है 298 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180 और वॉल्यूम है 100 ml। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे आपके साथ आगे एग्जाम में प्रॉब्लम आए। आप अगर ध्यान से देखो तो ये 3 जीरोस दिख रहे हैं, 1 2 3, इन 3 जीरो से ये 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल। कैंसिल ऐसे मत करना उठाकर यूं कर दिया, बोर्ड एग्जाम में भैया, मजाक नहीं है, ध्यान रहे। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, नीचे बचा सिर्फ 18 बचा, ऊपर ये वाला 1000 चला गया। फिर फाइनली हमें इस वैल्यू को सिर्फ 0.08 तक लेना है, तो 5 इंटू 0.08 कितना होता है? 5 8 40 होता है ना। 5 इंटू 0.08 कितना होगा? तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू 0.4। 5 इंटू 0.08 कर लेना, यही वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय 18, नीचे 18 बच रहा है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं। 0.4 को रहने दो, एक काम करो 3 का टेबल लगाओ, 3 9 27 बचा 2, तो ये 2 आ गया 28 हो गया। फिर 3 9 27 बचा 1, तो पॉइंट लगा दिया 10 हो गया। 3 3 9, सिंपल है। डिवाइडेड बाय 3 6 18। अब तुमको सर अब तो आप कर रहे हो कैंसिल, कोई बात नहीं भैया, कर लें, लेकिन अगर अवॉइड करें तो बेटर है, ये रफ साइड कर लो तो ज्यादा सही है। अब फाइनली 3 2 3 3 3 3 3 1 2 से मैं 0.4 को कैंसिल करूंगा, बचेगा 0.2। 0.2 का मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 33.1, तो ये हो जाएगा 6.62 और यूनिट होगी ATM। और फाइनली मेरे पास आ चुका है पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम कहोगे सर आखिर इसकी यूनिट ATM क्यों आई? तो ATM इसलिए आई कि भैया तुम लोग देख लो, ये R की वैल्यू की यूनिट क्या है, ये मैंने नहीं दिया, ये क्वेश्चन में दिया है, तो जो R की यूनिट देंगे वही फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट होगी। आप इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो और है वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी हमारे काम बहुत ज्यादा आएगा। वैसे तो एक एक क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। 5 के और में दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप है, तो उसी हिसाब से हमें आंसर लिखना है। तो मोलैरिटी क्या है? यहां पर फर्स्ट पॉइंट, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट इन
1 लीटर सॉल्यूशन, हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं, और मोलैलिटी में इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा है कि मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाता है और मोलैलिटी में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। बिल्कुल सही है। नंबर 2, हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज यूज। यहां पर हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, देख लो ना 1 लीटर, और यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हेयर मास ऑफ सॉल्वेंट इज यूज। यहां हम सॉल्वेंट का मास लेना है 1 किलोग्राम। ऑलवेज ट्राई टू मेक योर आंसर सिंपल। जितना आप अपने आंसर को सिंपल बना सकते हो उतना आप ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। देखो, एग्जामिनर को आप बहुत बड़ा सा डिफिकल्ट सा आंसर देकर इंप्रेस नहीं कर सकते। एग्जामिनर को चाहिए सही चीज, वो सही चीज आप सिंपल करके दो या घुमा घुमा कर डिफिकल्ट बना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिमेंबर, नंबर उतने ही मिलना है। तो क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है, थोड़ा सिंपल बनाता है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी भैया बहुत बड़ी चीज है, बहुत स्पेशल है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये में हो गया साइड, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, एक्सप्लेन। हम लोगों को पता है ना 5 से लेके 7 तक 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पेप्टाइजेशन क्या है? तो पेप्टाइजेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपके पास है फ्रेशली प्रेसिपिटेट। जानते हो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा हैं, जुड़े हुए हैं, ये प्रेसिपिटेट है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। इलेक्ट्रोलाइट पे या तो प्लस होता है या माइनस, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो इस प्रेसिपिटेट ने या तो इलेक्ट्रोलाइट के सिर्फ प्लस प्लस को ले लिया या सिर्फ माइनस माइनस को ले लिया, किसी एक चार्ज को लिया। मान लो इस प्रेसिपिटेट ने इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव पार्ट को ले लिया, तो जब पॉजिटिव पार्ट को लेगा तो इस प्रेसिपिटेट में जितने पार्टिकल हैं सब पे आ जाएगा प्लस, और प्लस चार्ज, सेम चार्ज वाले पार्टिकल क्या एक साथ रह सकते हैं? नहीं रहेंगे ना भाई, दूर भाग जाएंगे। सेम चार्ज वाले, सेम नेचर वाले पार्टिकल एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं रहेंगे, दूर भागेंगे। तो जब सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वो बना देंगे कोलॉइडल पार्टिकल। दूर जाएंगे तो कोलॉइड बन जाएगा या कोलॉइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो फाइनली फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल पार्टिकल या कोलाइड का बनना बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इसी को पेप्टाइजेशन कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल है। हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फ्रेशली प्रेसिपिटेट पीपीटी। हिंदी में प्रेसिपिटेट को अवक्षेप बोलते हैं। और हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ली FeCl3, जिसमें से फेरिक आयन जाकर जुड़ गया इससे, तो फाइनली इसको लिखेंगे ऐसे। सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के एक एक पार्टिकल पे Fe+3 जुड़ गया, तो जितने फेरिक हाइड्रोक्साइड थे सब पे आ गया प्लस।
प्लस आने से क्या ये एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं रहेंगे, भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्शन होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी सीखा है। तो अब ये फाइनली बना चुके हैं कोलॉइड। तो आप देख सकते हो प्रेसिपिटेट में मैंने मिलाया इलेक्ट्रोलाइट और उससे बन गया कोलॉइड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। सिंपल है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इसको हम नाम देंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिकारक, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी इज आर दिस दैट सब याद करना है, ऐसा नहीं है। आप बस इतना याद करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्जन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इसे हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट into colloid by the use of electrolyte is known as peptization. The electrolyte used for this purpose is known as peptizing agent. तो ये नोट करो आप लोग। ओके डन, हो गया है कंप्लीट। चलिए इसी 6th का और वाला देखते हैं। इसका जो और वाला है उसमें बोला है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग, द्रव रागी, और लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग। यार अभी क्या हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक साथ लिखकर दोनों में एक साथ पैरेलल एक्सप्लेन करना थोड़ा सा वीडियो की लेंथ को ना डबल कर देगा, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं एक टर्म को लेते हुए चल रहा हूं। लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। लायोफिलिक होता है स्टेबल, इट इज स्टेबल, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रोलाइट। ये वैसे ही स्टेबल है भैया, किसी की मदद नहीं चाहिए इसको इलेक्ट्रोलाइट की कि वो उसको स्टेबल करे, लेकिन इसको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इट रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबिलिटी। इसको थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है और ये होता है इट इज इरिवर्सिबल। बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं दोनों। लायोफिलिक को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्वेंट सैल्यूट को मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जेंट मीडियम को मिला दो। इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड। It is prepared by special method। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है कैसे कैसे बनता है, कंडेंसेशन से, केमिकल रिएक्शन से, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस करा है। लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ जो जरूरी है वो आप देख रहे हो, आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो इस तरह 2 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है भैया। वहां पीएचडी करने नहीं जा रहे हो तुम, 12th का पेपर देने जा रहे हो। एग्जामिनर को उतना ही इंप्रेस करो जितनी जरूरत है। 2 मार्क्स के लिए इतनी जरूरत है, पूरा लिख दिया, दैट्स इट, फुल मार्क्स। तो मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता। देखो यार एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप लोगों ने अगर ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको याद है, आप ये गलती मत करना कि आपको पहले जो याद था उसको छोड़कर आप इस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद मुझसे नहीं पढ़े हैं, मुझसे पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं। तो आपको तो जो नोट्स में मिल रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा।
हालांकि नोट्स में फुल डिटेल में था, यहां थोड़ा सा कम करके हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही ले रहे हैं। नोट्स में तो फुल टॉपिक हम कवर करते हैं। तो जो लोग आपने कहीं भी पढ़ा है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, जहां पढ़ा है आपने सही पढ़ा है। आप बस इतना ध्यान रखो कि आप लोग जैसा आपने आपकी थ्योरी लिखी है, आपको जो याद है आप उसी को याद रखो। जरूरी नहीं है कि यहां अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो आप उस चेंज को फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है, लिगेंड होते हैं, दो ही चीजें होती हैं। मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी होती है ड्यू टू प्राइमरी वैलेंसी इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। वो सारे ग्रुप जिन पे माइनस चार्ज होता है वो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मेटल के साथ जुड़े हैं या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, उनकी वजह से होगी प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी उन सभी लिगेंड या ग्रुप की वजह से होगी जो मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू नेगेटिव और न्यूट्रल ग्रुप्स, चाहे नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, which are present within coordination sphere। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, देखो मेटल के साथ लिगेंड्स होते हैं, तो मेटल के साथ जितने लिगेंड ब्रैकेट के अंदर हैं वो सब सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। इसको डॉट से डिनोट करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से डिनोट करते हैं हम लोग। प्राइमरी वैलेंसी को बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, मैं जल्दी में लिख रहा हूं तो राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी को इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप लोग देख लो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है, बहुत ब्लैक कलर हो गया, चलो कलर बदलते हैं। एग्जाम्पल है CONH3(6)Cl3। इस कंपाउंड में आपको नेगेटिव ग्रुप दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है ये मेटल है, मेटल के साथ ये लिगेंड है जिन्हें हम NH3 बोल रहे हैं, और ये है नेगेटिव ग्रुप क्लोरीन। नेगेटिव ग्रुप कौन सी वैलेंसी डिनोट करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की वजह से कौन सी वैलेंसी होती है, प्राइमरी। तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी है, हियर प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है। सेकेंडरी वैलेंसी उन सब ग्रुप की वजह से होगी, भले माइनस हो, प्लस हो, न्यूट्रल हो, जो इस ब्रैकेट के अंदर है। मेटल को छोड़ के ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ दो, क्या बच रहा है, अमोनिया। कितने अमोनिया है, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है 6। आ गया काम, प्राइमरी 3, सेकेंडरी 6। क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 7 का और में क्या दिया है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं एग्जैक्टली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनो का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी वजह से है वो एलिमेंट है कार्बन। तो ऑर्गेनो वर्ड जहां पर भी आए तो किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन की बात कर रहे हैं। मेटेलिक का मतलब है मेटल, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल को डायरेक्ट बॉन्ड बनाने की नौबत आए या कार्बन और मेटल डायरेक्ट बॉन्ड बनाए, ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चाहे ये मेटल सोडियम हो, चाहे ये मेटल मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, अगर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन ने किसी मेटल से बॉन्ड बना लिया तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे हम देख सकते हैं C2H5 के कार्बन यहां सीधे लेड से आकर बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं टेट्रा एथाइल लेड, TEL। टेट्रा एथाइल लेड ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, इज यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज करा जाता है ताकि इंजन में, मशीन में नॉकिंग नहीं आए। वो होता है ना नॉकिंग, टक 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 साउंड आता रहता है, वो नहीं आए इसीलिए यूज करा जाता है TEL का। सेकेंड एग्जाम्पल आर मतलब है भैया कार्बन की चेन, चाहे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यहां तक कि ऑर्गेनिक की एरोमेटिक चेन भी। आर सीधे यहां आर के कार्बन ने बॉन्ड बनाया Mg से, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। मैग्नीशियम के आगे जुड़ा हुआ है X, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड reagent is used in organic synthesis और organic reactions। तो टेट्राइथाइल लेड जो है वो एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, वहीं पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान से समझ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम जो अभी 9 जून को होगा, या बायो वालों खासतौर से बायो का जब एग्जाम होगा, तो यार पेंसिल का यूज करना, जब आप वर्ड्स लिखते हो ब्लू कलर का पेन यूज करना, साथ में कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर को साफ दिखना चाहिए। लिखना बिल्कुल प्रॉपर, नीट एंड क्लीन लिखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल्स आपके मार्क्स को कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो फिलहाल आप लोग ये नोट कर लो, इसकी थ्योरी तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ईजी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, या आइडियल नॉन आइडियल क्या है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं एग्जैक्टली आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल, देखो भैया आइडियल एक इतना अच्छा सोल्यूशन है जो हर वक्त अपने राउल्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये वो स्टूडेंट है जो अपने टीचर की हर बात मानता है, इसका टीचर है राउल्स लॉ। तो ऐसा सोल्यूशन जो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, इट ऑलवेज फॉलो या ओबेज राउल्स लॉ, ये हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तभी यहां पर PA जो है वो P0A इंटू XA के बराबर होगा और PB P0B इंटू XB के बराबर होगा। अच्छा ध्यान रहे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में कम से कम 3 पॉइंट्स आना जरूरी है, 4 भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉन आइडियल को देखें तो ये it never follows Raoult's law. It never follows Raoult's law
अंडर different condition of temperature and concentration. आइडियल तो वो है जो हमेशा राउल को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल वो है जो हमेशा फॉलो नहीं करेगा, कभी गलती से कर लेगा लेकिन 99% फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए नॉन आइडियल में पीए जो है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर नहीं है, पीबी जो है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर नहीं है। अब यहां पर यह होता है आइडियल में कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्वेंट और सल्यूट को मिलाते हो, तो ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट, चेंज इन वॉल्यूम, जब हम मिक्स करते हैं, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, जब हम मिक्स करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा होता है, ऑन मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम हमेशा जीरो होता है। जीरो का मतलब मैं जितना सॉल्वेंट लूंगा, जितना सल्यूट लूंगा, जैसे सॉल्वेंट लिया 50 मिलीलीटर, सल्यूट भी लिया 50 मिलीलीटर, तो 50 प्लस 50 कितना होता है 100, तो सल्यूशन 100 ही बनेगा, कभी 100 से ज्यादा या कम नहीं बनेगा, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना लोगे उतना ही रहेगा। लेकिन नॉन आइडियल में यह है कि यहां पर चेंज इन वॉल्यूम, तुम लोग पूरा लिख लेना, ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट, यहां पे भी ये लाइन लिख लेना, उसके बाद लिखना कि डेल वी यहां पर जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये लाइन कॉमन आएगी, ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट, सॉल्वेंट और सल्यूट मिलाने पर चेंज इन एंथैल्पी, कभी भी ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर रहेगी, मतलब ना तो हीट निकल रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा एच ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, ये जीरो के बराबर है। लेकिन यहां पर डेल एच जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, यहां पे नॉन आइडियल में या तो डेल एच प्लस होगा या माइनस, तो आप पूरा लिख लेना, ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट हीट में बी रिलीजेज और एब्जॉर्ब, देयरफॉर डेल एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और यहां पर भी ये लाइन लिख लेना, ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट हीट नेवर एब्जॉर्ब और रिलीज, देयरफॉर डेल एच इज जीरो। अब एग्जाम्पल को भी देख लें हम लोग, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, बहुत सारे एग्जाम्पल, हेक्सेन और हेप्टेन। अब यहां पे एग्जाम्पल देख लें हम लोग, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आता है। तो स्पीड में नोट कर लो जो आपके सामने दिख रहा है। आपको एक बात मालूम है, जब हम थोड़े से परेशान होते हैं तो हम अपने आप डाइवर्ट होने लगते हैं। हम एक काम करते हैं तो हमें दूसरे की याद आती है, दूसरा करते हैं फिर पहले की याद आती है, चलते जाते हैं, ना पहला काम कंप्लीट होता है ना दूसरा कंप्लीट होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है या आप कम इंटेलिजेंट हो। ये नॉर्मल सिचुएशन है, हर इंसान के साथ आ सकती है, लेकिन आप कंट्रोल कर लो। हो सकता है इस बात आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो कॉपी से वो वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ ना पहले। मत परेशान हो, कोई एक काम करो, या तो अभी वीडियो रोक दो, जाओ क्वेश्चंस कर लो, या एक काम करो वीडियो कंप्लीट करो और सुकून के साथ एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सीख लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सोच समझ के एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आता है और ये और वाला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, बहुत बड़ा। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज राउल्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। देखो, राउल्स लॉ पे जब भी क्वेश्चन आता है, अगर क्लियर लिखा है कि राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सल्यूट,
तो राउल्ट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन जब कुछ नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे राउल्ट का थर्ड फॉर्म, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेसिकली यहां पर जो राउल्ट्स लॉ आप लोग लिखने वाले हो वो एग्जैक्टली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो यार, थ्योरी को तो बहुत सिंपल है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, आप लोग इसको समझ लो या अपने कॉपी से देख सकते हो। थ्योरी में यह है कि हमारे पास ये लिक्विड है ए। हमने क्या गलती कर दी कि हमने इस ए में मिला दिया सल्यूट। सल्यूट ये बी है, ये दिख रहा है रेड कलर से, ये सल्यूट। सल्यूट के आने से इस ए का वेपर प्रेशर कम हो गया, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग, जो लोअरिंग हुई है ना, वो किसकी वजह से हुई है? बी की वजह से, सल्यूट की वजह से। तो थ्योरी कुछ इसी तरह से आप लोग पढ़ोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं। राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए इक्वेशन थी पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ये बात जानते हैं, सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए और एक्स बी को मिला देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फाइनली एक्स बी को मैं राइट साइड भेज देता हूं, तो यहां प्लस में था, वहां जाकर हो जाएगा माइनस में। तो ये एक्स बी जब राइट साइड जाएगा तो भैया यहां प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फाइनली हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए की वैल्यू जो आई है 1 माइनस एक्स बी, उसे उठाओ और उठाकर रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए की जगह उसकी वैल्यू आ गई तो ब्रैकेट लगा के लिखना, डायरेक्ट मत लिखना। 1 माइनस एक्स बी, इक्वेशन नंबर 2। ब्रैकेट खोल दो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए। माइनस का साइन था तो माइनस भेजेंगे हम, फिर पी नॉट ए को ले जाएंगे एक्स बी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी, इक्वेशन नंबर 3। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे, साइड बदलेंगे। साइड बदलेंगे मतलब क्रिकेट मैच वाला साइड नहीं, इक्वेशन वाला साइड। कैसे बदलेंगे? ये पी नॉट ए इंटू एक्स बी को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में था ना, इधर आके हो जाएगा प्लस में। ये जो पी ए दिख रहा है इसको भेज देंगे राइट साइड। वो आखिर पूछेगा क्यों भेज रहे हो भाई, मुझे अच्छा खासा तो हूं मैं, लेकिन हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। तो ये पी नॉट ए इंटू एक्स बी को लेफ्ट साइड भेजोगे तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इक्वल का साइन था तो उसको रखा रहने दिया। इक्वल के आगे क्या लिखा हुआ है? पी नॉट ए, और ये वाला पी ए मैं उधर भेज रहा हूं तो ये आगे जाकर माइनस के आगे जाएगा, तो ये हो गया पी ए, इक्वेशन नंबर 4। कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों को। फाइनली इस पी नॉट ए को भेज दो RHS में, तो ये हो जाएगा एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, और इसी के साथ हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला हमें शो कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्या तुम लोग सब एमपी बोर्ड वाले होगा, सेंट्रल बोर्ड वाले होते तो थोड़ा इसमें एक और चीज बताता कि ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो चाहो तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ा सा दिखाने के लिए, नहीं सर मुझे आता है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए ये चीज और करके ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। That's it। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मैं हो रहा हूं साइड, आप जल्दी से नोट करो, और अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं,
जिन लोगों के पास नहीं है जल्दी से नोट कर लो पॉज करके, और फिर हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन को सेपरेट करना है बाय हिंसबर्ग टेस्ट। देखो हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग लेते हैं हिंसबर्ग रीएजेंट, और यही हिंसबर्ग रीएजेंट कहलाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। अब क्या होता है, यहां पर पूरी कहानी समझा रहा हूं, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को सुनकर। प्राइमरी एमाइन RnH2, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी एमाइन R2NH, और टर्शरी एमाइन R3N। प्राथमिक अमाइन, द्वितीय अमाइन और तृतीय अमाइन, प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं हिंसबर्ग रीएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रीएजेंट क्या है हमारे पास, तो हिंसबर्ग रीएजेंट है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। पहले तो ये कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, हिंसबर्ग रिएजेंट से निकालेंगे क्लोरीन और यहां से लेंगे हाइड्रोजन, ओनली वन, क्योंकि एक क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना भैया, तो एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा, बना देगा HCl। आप देखो यहां से 1 हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहां पे क्या बच रहा है, क्लोरीन निकाल दो क्या बचेगा, C6H5SO2, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा NHR। इस कंपाउंड को बोलेंगे N एल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक अल्काइल ग्रुप है, N एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड। और ये एनएल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड में जब KOH मिलाते हैं, एल्कली KOH, तो ये होता है सॉल्यूबल। बस इतना लिख देना तुम लोग, सॉल्यूबल। एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, सॉल्यूबल लिख दिया इसने, बिल्कुल सॉल्यूबल लिखना जरूर भैया, ध्यान रखना। सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी में भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि C6H5SO2Cl का Cl इधर के H के साथ निकल जाएगा। Cl को जाने के लिए हाइड्रोजन के साथ मिलने की जरूरत है, तो फाइनली ये बना देगा HCl, और हमारे पास बचेगा C6H5SO2, और इधर मेरे पास बच रहा है नाइट्रोजन जिसपे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन विद 2 एल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल है तो मैं लिखूंगा N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड। N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड, ये बन गया। अब फाइनली जब हम इसमें KOH मिलाते हैं, एल्कलाइन KOH मिलाते हैं, तो फाइनली ये होता है इनसॉल्यूबल। तो प्राइमरी अमाइन सॉल्यूबल होता है आफ्टर द एडिशन ऑफ KOH, लेकिन सेकेंडरी अमाइन होता है इनसॉल्यूबल। और टर्शरी अमाइन में हम देखेंगे तो यहां से तो क्लोरीन है, लेकिन उसके साथ निकलने वाला फ्री हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा मुझे, तो टर्शरी अमाइन में पहली ही स्टेप में होता है नो रिएक्शन। और इन सब के नीचे लिख देना हिंसबर्ग रीएजेंट, ठीक है ना, ये भी हिंसबर्ग रीएजेंट, ये भी हिंसबर्ग रीएजेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये कहलाता है हिंसबर्ग टेस्ट। आप शुरुआत में 1-2 लाइन लिख लेना कि हिंसबर्ग टेस्ट में यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना विच इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। इन हिंसबर्ग टेस्ट
On the by reaction of primary amine with Hinsberg reagent we get N-alkyl benzene sulfonamide। मतलब जो तुमने इक्वेशन में करा वही लिख देना कि हिंसबर्ग रिएजेंट का प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा बेंजीन सल्फेनामाइड एंड आफ्टर मिक्सिंग दी KOH द मिक्सचर बिकम सॉल्यूबल हो जाता है। यहां पर भी वही कहानी आएगी लेकिन लिख देंगे आफ्टर द एडिशन ऑफ KOH द मिक्सचर बिकम्स इनसॉल्यूबल। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो 3 मार्क्स का है। अगर आप ज्यादा थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 का और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बेसिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है वाई एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन जिस पर NH2 प्रेजेंट हो, इज लेस बेसिक देन इथाइल एमाइन। तो यार देख लेते हैं एक बार ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है दोनों के साथ। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता है कि अमाइंस चाहे वो एल्काइल ग्रुप वाले एलिफेटिक हो या बेंजीन वाले एरोमेटिक हो, इनमें नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर की वजह से ये बेसिक है क्योंकि लोन पेयर जितनी जल्दी दे देंगे शेयर कर देंगे उतना ज्यादा बेसिक, देर में लोन पेयर देंगे कम बेसिक। तो लोन पेयर की वजह से ये बेसिक होते हैं। इथाइल एमाइन ज्यादा बेसिक है और एनिलीन कम बेसिक है। इसका रीजन ये है कि एनिलीन में होता है रेजोनेंस, बेंजीन जुड़ा है ना यार, तो बेंजीन में होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन, शिफ्ट टुवर्ड्स बेंजीन। और बेंजीन की तरफ शिफ्ट होने के बाद फिर ये लोन पेयर घूमता रहेगा, बेंजीन में घूमता रहेगा, जिसकी वजह से यहां पर बैठा हुआ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसके लोन पेयर को पहले ही किसी ने कैप्चर कर लिया, पहले ही किसी ने छीन लिया, और वो छीनने वाला ग्रुप कौन है? बेंजीन। तो इसी वजह से एनिलीन कम बेसिक होता है देन बेंजीन देन इथाइल एमाइन ड्यू टू रेजोनेंस। lone pair of electron shift towards nitrogen, shifts toward benzene and get delocalized। मैं चाह तो रहा हूं कि आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाकर बता दूं लेकिन यार प्रॉब्लम आ जाएगी, लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। इसीलिए काम करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का और अगर आप चाहते हो कि इसके आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो आप एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो में आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट कर देना। तो फिलहाल इसे नोट कर लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 को यहीं बता देता हूं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलो एक बार रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट हैपन व्हेन प्रोटीन इज डीनेचर्ड। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है और क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली क्या है कि प्रोटीन जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज है, हमारी हेल्थ, हमारे डेवलपमेंट, टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। प्रोटीन वाले प्रोडक्ट को अगर आप लोगों ने प्रोटीन वाले प्रोडक्ट को हीट कर दिया, उसका टेम्परेचर बदल दिया, या उस प्रोटीन वाले प्रोडक्ट में तुमने एसिड मिलाया या बेस मिला के उसका पीएच चेंज कर दिया, क्या कर दिया? पीएच चेंज कर दिया। तो प्रोटीन वाले किसी भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर बदलने से या उसका पीएच बदलने से प्रोटीन की नेचुरल स्टेट बदल जाती है। जब प्रोटीन अपनी नेचुरल स्टेट से बदलकर चेंज हो जाता है तो इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। आपने कभी मिल्क से, दूध से कर्ड बनता हुआ देखा है? मिल्क में प्रोटीन होता है लैक्टोएल्ब्यूमिन, लेकिन उस मिल्क में हम थोड़ा सा लेमन जूस, नींबू मिला देते हैं। लेमन जूस मिलाने की वजह से उसका पीएच बदल जाता है और थोड़ा सा गर्म भी कर देते हैं। तो पीएच बदलने की वजह से मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, दही में। तो मिल्क का प्रोटीन पहले लिक्विड था, प्योर लिक्विड था, लेकिन जैसे ही वो कर्ड बना या चीज बना तो उसका प्रोटीन हो गया सेमी सॉलिड। एग को बॉईल करते हैं, अंडे को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर बदल जाता है। एग के व्हाइट पार्ट में होता है एल्ब्यूमिन, लिख लेना एल्ब्यूमिन।
एग को जब हम बॉईल करेंगे तो उसका एल्ब्यूमिन पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसकी नेचुरल स्टेट बदल जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन आपको बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल आप इतना नोट करो ये क्यों होता है। इट इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच और चेंज इन बोथ स्टेट। कई बार अकेले पीएच से डीनेचुरेशन, कभी कभी अकेले टेम्परेचर बदलने से डीनेचुरेशन होता है और कभी कभी दोनों को बदलने से भी डीनेचुरेशन होता है।